अब हमने क्योंकि देख लिया है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देख लिए हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन के बाद फिर हम लोगों ने देख लिया है प्रॉपर्टीज़ उसकी, कंसंट्रेशन क्या होती है, ये न्यूमेरिकल भी हम लोग देख चुके हैं, कोलाइडल सोल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन, फिर उसके बाद हम लोग मिक्सचर्स को कैसे अलग अलग मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है वो सारा का सारा हम देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एयर में से किस तरीके से हम लोग अलग अलग गैसेस को अलग कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। एयर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस का मतलब है इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं ना वो आपस में बिल्कुल फिक्स्ड मात्रा में हैं, जैसे कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मगर ये बिल्कुल डिफाइंड कंपोजिशन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एयर को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? पहली बात, एयर होमोजेनस मिक्सचर है। दूसरी बात कि हम लोग इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो एयर सॉरी एयर को हम लोग कंप्रेस, देखिए हवा क्या है, हवा गैस है। गैस को अगर आपको लिक्विड में चेंज करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ठंडा करना पड़ेगा, आपको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। पहले क्या करें, उसको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है कंप्रेसर में, फिर उसको कूल किया जाता है, उसका प्रेशर बढ़ा करके कंप्रेस करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, और उसका टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हम क्या करेंगे, सॉरी डी लिख दिया, टेम्परेचर को हम लोग कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे। हम लोग को एयर को कंप्रेस करने के लिए और कूल करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेशर तो देखिए बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर को कम किया जाता है। तो एयर जो है वो लिक्विड एयर अब बन जाती है। फिर अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, एयर जो है अब वो लिक्विड बन गई है। अब हम उसको हल्का हल्का सा गर्म करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, और गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, और जो कॉलम होगा उसकी अलग अलग हाइट्स पर गैसेस सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले एयर को क्या किया, उसको कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ाया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम मिलाए, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, फिर उसको हल्का हल्का सा हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा। फिर अलग डिस्टिलेशन के अलग अलग कॉलम में अलग अलग गैसेस सेपरेट हो जाती हैं। गैस ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -180 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का -186, नाइट्रोजन का 196। तो देखिए सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है, तो अलग अलग ये सेपरेट होकर के हम लोगों को मिल जाती है। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हमें फ्लो चार्ट ये दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग हाइट पर जो है हमें गैसेस मिल जाती हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर। तो देखिए ये जो है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। तो अगर हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए हवा में से, तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। अगर हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए तो बाकी सारी गैसेस को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हम लोग एयर को कैसे, हाउ एयर इज कंप्रेस्ड, तो हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं। एयर को कंप्रेस करने के लिए ना हम लोगों को प्रेशर को बढ़ाना होता है, एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हम लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो कंप्रेस हो गई, फिर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया उसको ठंडा करने के लिए, और फिर हमने ठंडा कर दिया तो वो लिक्विड में आ गई। ठीक है, दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली। फिर अब वो लिक्विड में आ गई थी, फिर उसको हम हल्का हल्का सा गर्म करना शुरू करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम पे, और अलग अलग हाइट पे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे हम लोगों को क्या मिल जाएगी, गैस, अलग अलग जो है गैसेस मिल जाएंगी। तो देखिए सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, क्या करा हमने, एयर आई, हमने एयर पे प्रेशर डाला, प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, फिर और टेम्परेचर कम किया, फिर उसमें से जब वो लिक्विड में बन गई तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा हम लोगों ने इसमें पास कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है इसको ठंडा करने के लिए होता है। फिर कंप्रेस्ड एयर, फिर हम आगे पहुंचाएंगे और फिर सेपरेट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी, फिर लिक्विड एयर, फिर नाइट्रोजन ऊपर से निकल जाएगी, आर्गन ऐसे निकल जाएगी और ऑक्सीजन ऐसे करके निकल जाएगी। तो अलग अलग कॉलम्स में, अलग अलग कॉलम से नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग हाइट पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हमारी गैसेज हमें मिल जाती हैं। अब क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब हमें अगर कोई इम्प्योर सैंपल है उसमें से प्योर चीज़ को निकालना है तो भाई वो कैसे किया जाएगा, तो हमें क्या करना है, प्योर चीज़ को इम्प्योर चीज़ में से निकालना है। तो टेक
सम 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश, मतलब मिट्टी के बर्तन में आप लोग इम्प्योर कॉपर सल्फेट को ले लीजिए। फिर डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, फिर बहुत ही थोड़े से पानी में आप इस कॉपर सल्फेट को घोल लीजिए। फिर फिल्टर आउट कर लीजिए इम्प्योरिटीज़ को, फिर फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर लीजिए। फिर जो ऊपर बचेगा उसको क्या करना है, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर जो आपको फिल्टर पेपर के बाद जो मिला था उसमें से आपको थोड़ा हीटिंग दे करके इवेपोरेशन करना है। फिर जो फिर इवेपोरेशन हो जाएगा तो बहुत ही गाढ़ा सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल डाउन स्लोली। ठीक है, फिर आपने गर्म करके जब भाप बढ़ के निकल गई, फिर जो बचा है उसको आपको ना फिल्टर पेपर से एकदम ढक देना है और 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो आराम से जो है उसमें क्रिस्टल डेवलप हो जाए। फिर क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे और जो यही प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का। तो आपको अगर इम्प्योर चीज़ में से प्योर चीज़ निकालनी है ना, तो आप लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का। ठीक हो गया, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से आप लोग इम्प्योर चीज़ में से प्योर चीज़ को निकाल सकते हैं। तो देखिए, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होते हैं ना उसको आप लोग कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, कैसे साफ़ कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट जो कि हम लोग समुद्र में से लेकर निकालते हैं उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उन इम्प्योरिटीज़ को, उस गंदगी को अगर हमें साफ़ करना है तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सेपरेट कर देता है अ प्योर सॉलिड। Crystallization is a process that separate a pure solid in the form of its crystals from a solution। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे जो सेपरेट कर देता है अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो साफ चीज़ निकाल देता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो सिंपल इवेपोरेशन से बेटर होती है। आपने सिंपल इवेपोरेशन में तो आप लोग सीधे भाप बन के उड़ा देते हैं, जो बचा वो ले लेते हैं, पर क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग क्या करा, हम लोगों ने पहले उसको फिल्टर पेपर से निकाला, फिर हल्की सी हीट दी और फिर क्रिस्टल बनने के लिए छोड़ दिए। सम क्रिस्टल्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट charged on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filterization. On evaporation decontaminate the solid. तो खाली इवेपोरेशन करेंगे ना तो हम लोगों को कुछ इम्प्योरिटीज़ फिर भी रह सकती हैं, तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन बेटर होता है। एप्लीकेशंस काम कहाँ कहाँ आता है क्रिस्टलाइजेशन? सॉल्ट को प्यूरिफाई करने के लिए जो कि हम समुद्र में से निकालते हैं, और एलम फिटकरी को साफ़ करने के लिए भी इसका काम होता है, और हमने कॉपर सल्फेट को तो देख ही लिया, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अबव मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं इनको चूज़ करने के लिए हम लोगों को नेचर पता होना चाहिए कि कंपोनेंट लिक्विड है, सॉलिड है, उसका टेम्परेचर कितना है, मिसिबल है किसी चीज़ में, इमिसिबल है, तभी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटीज़ जो होती हैं, शहरों में जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने का पानी होता है, वो किस तरीके से साफ़ किया जाता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो स्टेप्स हमें वाटर सप्लाई होता है हमारे घर में किस तरीके से और किस तरीके से उसको प्यूरिफाई करते हैं वो हमें इसमें बताया गया है। ये देखिए, रिजर्वॉयर होता है, हम यहाँ से पानी लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है। सेडिमेंट का मतलब होता है जो भी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि पत्थर, कंकड़, मिट्टी वगैरह, हम इसको ना इस टैंक में ऐसे ही छोड़ देते हैं जो हमने पानी यहाँ से निकाला है। फिर जो नीचे गंदगी है ना वो नीचे बैठ जाती है। फिर आगे हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक से फिर इसको लोडिंग टैंक में भेज देते हैं टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल। सॉलिड नीचे बैठ जाता है, फिर ये लोडिंग टैंक में पहुँच जाता है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़। अब जो नीचे बैठ सकती थी वो तो सेडिमेंटेशन में बैठ गई, अब कुछ इम्प्यूरिटीज़ ऐसी हैं जो नीचे नहीं बैठती हैं, पानी में घुली रह जाती हैं, तो वो लोडिंग टैंक में जो चीज़ें पानी में घुली रह गई हैं उसको लोडिंग टैंक में निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिल्टरेशन टैंक होता है। फिल्टरेशन टैंक में क्या होता है, जो बारीक सी सैंड होती है, ग्रेवल होते हैं, कोर्स ग्रेवल मतलब कंकड़ पत्थर, वो फिल्ट्रेशन टैंक में सारे नीचे बैठ जाते हैं, और जो पानी है ना उसको फिर भेजा जाता है क्लोरिनाइजेशन। फिर उसके में पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि बैक्टीरिया मर जाएं, और फिर उसको घरों में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन का ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है डायग्राम कि रिजर्वॉयर था, फिर सेडिमेंटेशन टैंक है, फिर लोडिंग टैंक है, फिर फिल्ट्रेशन टैंक, फिर क्लोरीन, और फिर आपके घरों में पहुँचा दिया जाता है। तो इसमें सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ, जो सॉलिड थे ना वो नीचे बैठा दिए, लोडिंग टैंक में जो चीज़ें पानी में थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको अलग कर दिया, फिर फिल्ट्रेशन टैंक में जो भी चीज़ें बची हुई थी, फाइन सैंड, ग्रेवल वगैरह, इन सबको अलग कर देते हैं, पानी बिल्कुल प्यूरीफाई हो जाता है, फाइन सैंड, ग्रेवल अलग अलग लेयर्स से जाता हुआ पानी साफ़ हो जाता है, फिर
उसको क्लोरीन डाल देते हैं उसमें, फिर घरों में पहुंचा देते हैं। अब आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पीछे वाला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मैटर की, उसके बारे में। प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे कि कलर कैसा दिखता है, हार्ड है, सॉफ्ट है, आराम से उसको हिला मोड़ सकते हैं, फ्लूइडिटी, लिक्विड है, गैस है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इंटर कन्वर्जन, जब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती हैं, फिजिकल स्टेट अपनी चेंज करती हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं, बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज होती है ना, तो मतलब कोई उसके अंदर, चीज़ के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता है। जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो चीज़ के अंदर बदलाव आ जाता है, जैसे कि आइस वाटर बन जाएगी, वाटर से वाटर वेपर बन जाएगी, मगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो पानी ही, ठीक है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी सेम है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही हैं। वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट दीज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। वाटर हो गया, पानी है, और जो ऑयल है, दोनों के दोनों लिक्विड है ना, बट उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं अलग हैं, उनका कलर भी अलग है। और इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब जलते भी हैं, पानी जलता नहीं है ना, मगर तेल जलता है, ठीक है। ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। वाटर जो है तो पानी जो है आग बुझाने के काम आता है। ये ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए जो ऑयल और वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो बर्निंग, जलना जो है ना, वो एक केमिकल चेंज है। इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर की वो चेंज हो जाती हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट अगर किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज कैसे? क्योंकि जो वैक्स होती है ना, वो नीचे आपकी जम जाएगी, आप दोबारा से मोमबत्ती उससे बना सकते हैं। केमिकल चेंज कैसे? देखिए, वैक्स थी पहले तो वो सॉलिड थी, बट वो भाप बन के उड़ गई, है ना, तो वो केमिकल चेंज हो गया। मगर बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? तो उनकी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं कि या तो वो एलिमेंट होगा या तो वो कंपाउंड होगा। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिल करके बनता है, ठीक है। अब देखिए, रॉबर्ट बॉयल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म एलिमेंट को बताया था हमें 1661 में, ठीक है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, वो पहले एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया था कि डेफिनेशन क्या होगी एलिमेंट की। उन्होंने डिफाइन किया था कि एलिमेंट एक ऐसा बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम लोग और छोटा तोड़ करके नहीं रख सकते हैं सिंपल सब्सटेंस की फॉर्म में। मतलब एक एलिमेंट है, जैसे करिए सोडियम। सोडियम अपने आप में क्या है? इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जिस चीज़ को हम लोग फर्दर केमिकल प्रोसेस की या फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से, फिजिकल प्रोसेस से तो आप तोड़ देंगे भले ही, बट केमिकली आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो एलिमेंट है। एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे बेसिक फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म है मैटर की, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप लोग किसी एलिमेंट को नहीं ब्रेक कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इनके बारे में आप लोग 10th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। वैसे तो पिछली क्लास में भी पढ़ के आ रखे हैं आप लोग। अब देखिए, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में क्या होती है? लश्चर होती है, मेटल्स में शाइन होती है। इनका ग्रे सिल्वर सा कलर होता है, मतलब थोड़ा सा लश्चर होती है, शाइन होती है, अलग अलग इनके कलर होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डक्टाइल होते हैं, इसका मतलब है आप इनको वायर्स में चेंज कर सकते हैं। और मेलिएबल होते हैं, मतलब आप इनको शीट्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। और इसका वायर्स का एग्जांपल कॉपर हो गया। और सोनोरस होती है, मतलब मेटल्स में से आवाज़ आती है। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या हो गए मेटल के? गोल्ड, ये वाली चीज़ें तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं ना। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे मेटल्स के एग्जांपल हैं। मरकरी इकलौती ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे। मतलब मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, बाकी सारी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं। रूम टेम्परेचर मतलब आपका अराउंड 20-30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ना, या फिर 23 बेसिकली ले तो इस पर बाकी सारी मेटल्स सॉलिड होंगी, बट मरकरी लिक्विड रहती है, इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। काफ़ी सारे कलर्स होते हैं इनके,
पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लश्रस नहीं होते, सोरोनरस नहीं होते, मलिएबल नहीं होते, कुछ नहीं, उल्टा कर दीजिए, मेटल्स का नॉन मेटल्स बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, नॉन मेटल ज़्यादातर गैसेज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन गैस नहीं है बट जैसे ज़्यादातर गैस होती है, कार्बन हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ना ही मेटल होते और ना ही नॉन मेटल होते, बट मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ वो रखते हैं। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा मेटलॉइड्स के, वेरी इंपॉर्टेंट, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इनके बारे में, आपको दो दो याद सबके करने हैं, मेटल का भी, नॉन मेटल का भी और मेटलॉइड्स का भी। मेटलॉइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बोरॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, तो मरकरी, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मोर टू नो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हम लोग को पता है। 92 एलिमेंट्स जो कि नेचुरली हम लोग मिलते हैं हमें नेचर में, और ह्यूमन ने भी काफ़ी सारे बना लिए हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं सॉलिड होते हैं, सिर्फ 11 एलिमेंट ही हैं जो कि गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट्स, मरकरी, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन मेटलॉइड है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं मरकरी और ब्रोमीन जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक मेटलॉइड है, ठीक है। एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम, सीजियम बिकम लिक्विड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। गैलियम, सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव। हल्का सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो गैलियम, सीजियम भी क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। बट वैसे अगर रूम टेम्परेचर हो तो गैलियम, सीजियम लिक्विड नहीं बनेंगे, बट रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा ना, 300 केल्विन के आसपास, अगर 303 केल्विन के आसपास पहुंच जाएगा तो गैलियम और सीजियम भी लिक्विड बन जाते हैं। 2 एलिमेंट्स जो कि लिक्विड होते हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एलिमेंट्स ना 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जो मेटल लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे वो मरकरी, और जो मेटलॉइड लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे वो होता है ब्रोमीन। अब एलिमेंट्स 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, उनके 2 पार्ट हैं, मेटल लिक्विड रूम टेम्परेचर पे मरकरी और मेटलॉइड लिक्विड रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन। और गैलियम और सीजियम अगर 303 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो गैलियम, सीजियम भी जो है वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर होने। अब हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या था, एलिमेंट में तो अपने आप एक होता है, बट कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट साथ में मिल करके आ जाते हैं और वो केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन में, तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया NaCl। अब मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस अभी देख लेते हैं, पहले कंपाउंड पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, ये एक्टिविटी है एक, क्लास को 2 पार्ट्स में, ग्रुप में डिवाइड करना है। एक को आपको आयरन फिलिंग्स मतलब आप लोहे की कोई चीज़ देनी है 5 ग्राम, और एक को देना है 3 ग्राम सल्फर, और इनका पाउडर बना करके चाइना डिश में, मतलब एक कटोरी, मिट्टी के बर्तन की कटोरी में, एक में आयरन फिलिंग्स है, आयरन का चूरा है, और एक में सल्फर का पाउडर है। ग्रुप 1 जो है वो मिक्स करता है, क्रश करता है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर को। ग्रुप 2 क्या करता है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, फिर हीट करता है इस मिक्सचर को, ठीक है, स्ट्रांगली, खूब इसकी हीटिंग करता है ग्रुप 2 जब तक वो बिल्कुल रेड ना हो जाए, और रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, और फिर गर्म करने के बाद उसको ठंडा करने देते हैं। अब चेक करना है, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो हम मैग्नेटिज्म कैसे चेक करते हैं, एक मैग्नेट लेके आते हैं, तो मैग्नेट को हमें पास लेकर के आना है और चेक करना है कि कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ग्रुप A जिसको हमने गर्म नहीं किया है सल्फर और आयरन को, और या ग्रुप 2 जिसमें आयरन और सल्फर के पाउडर को हमने गर्म करके ठंडा करके छोड़ा है। फिर हम लोगों को देखना है टेक्सचर, कलर किस तरीके से, पहले ग्रुप के चीज़ों का कलर कैसा है, दूसरे ग्रुप की चीज़ों का कलर कैसा है। फिर हमें ऐड करना है कार्बन डाइसल्फेट टू 1 पार्ट ऑफ द मटीरियल ऑब्टेन्ड, और उसको घुमाना है, ठीक है। Add dilute sulfuric acid to the other part of the material obtained, ठीक है। परफॉर्म द एक्टिविटीज़ इन बोथ द एलिमेंट्स, मतलब अब आयरन और सल्फर को, फिर हम लोगों को क्या ऐड करना है, आयरन और सल्फर में एक बार कार्बन डाइसल्फेट और एक बार सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। अब हमें क्या क्या मिलता है, तो ग्रुप A जो गैस ऑब्टेन्ड हुई थी बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज़ कलरलेस। ग्रुप 1 में जब हम लोगों ने HCl ऐड किया है तो जो हाइड्रोजन मतलब जो गैस निकली ना, तो वो
कलरलेस निकली, ओडरलेस निकली, कंबस्टेबल निकली, वो थी हाइड्रोजन गैस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ अगर आपसे पूछ ली जाए तो उसका कोई कलर नहीं होता, कोई खुशबू भी नहीं होती, और एंड कंबस्टेबल, जल जाती है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, मतलब क्लास में इस तरीके के टेस्ट नहीं करवाए जाते हैं। गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज़ हाइड्रोजन सल्फेट। आपने HCl दूसरे वाले ग्रुप में मिलाया तो आपको हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। ये भी कलरलेस होता है, बट इसकी जो सड़े हुए अंडों जैसी बदबू इसमें आती है। पहले वाले ग्रुप ने क्या डाला था, देखिए पहले वाले ग्रुप ने डाला था कार्बन डाइसल्फेट, ठीक है, और दूसरे ने डाला था सल्फ्यूरिक एसिड। तो दूसरे वाले ग्रुप में आई अंडे जैसी स्मेल, गंदी सी एकदम। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप्स। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि एक को गर्म कर लिया था, एक को ऐसे का ऐसे ही रखा था। तो पहले ग्रुप में फिजिकल चेंज, आपने जलाया नहीं वलाया नहीं कुछ नहीं करा तो फिजिकल चेंज आया। दूसरे वाले में जो प्रॉपर्टीज़ दिखी थी वो हमें केमिकल चेंज की दिखी थी। मटेरियल जो कि ग्रुप 1 ऑब्टेन करेगा इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस, ठीक है, 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है। द सब्सटेंस गिवन आर आयरन और सल्फर था। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने जो खुद के थे ना, जैसे मिक्सचर की प्रॉपर्टीज उन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि आपने आयरन को प्लस सल्फर को आपने गर्म कर दिया, केमिकल रिएक्शन हुआ और ये आयरन सल्फेट बन गया, है ना, FeSO4 ये बन गया होगा आयरन सल्फेट। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। मटेरियल, ठीक है, तो वो कंपाउंड बन गया, आपने गर्म कर दिया तो FeSO4 दोनों आयरन और सल्फेट जुड़ गए। तो इन दोनों की अब हीटिंग करने के बाद 2 एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। मतलब हमने आयरन और सल्फर को जब हीट कर दिया ना तो हमें 2 अलग अलग एलिमेंट्स थे, हमने उनको मिला दिया, अब वो कंपाउंड बन गए और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हैं। कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। वी कैन ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इन द, देखिए यहाँ पर फिजिकल और केमिकल नेचर, मतलब फिजिकल नेचर जो है ना वो सेम रहता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है कंपाउंड की और एलिमेंट की काफ़ी बदल जाती हैं। अब पहले हम मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जस्ट मिक्सिंग कर दी ना, एग्जाम्पल जैसे आपने आयरन था और आपने सल्फर को सिर्फ मिक्स कर दिया आपने और कुछ भी नहीं किया, साथ में मिला करके रख दिया, प्रॉपर्टीज उनकी चेंज नहीं होती हैं। एलिमेंट्स में रिएक्शन होती है तो वो कंपाउंड बन जाते हैं। मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होता है, आप अलग अलग कर सकते हैं उसको। इनकी जो कंपोजिशन होती है ना, एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मतलब मिक्सचर में आपने आयरन को और आपने सल्फर को मिला दिया था ना साथ में, तो उनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज वो दिखाएंगे, बट कंपाउंड में आपने उनको गर्म कर दिया तो क्या हो गया, वो बिल्कुल जुड़ गए, FeSO4 बन गए। अब इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाएंगी अपने पहले एलिमेंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली बाय फिजिकल मेथड। क्योंकि आपने सिर्फ दोनों को मिक्सचर ऐसे मिलाया है ना, तो आप उनको सेपरेट भी आराम से कर सकते हैं। ये तो भाई मुश्किल होता है, केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही आप इसको जो आपने कंपाउंड बना दिया है ना, कंपाउंड को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से आप कर सकते हैं। मिक्सचर्स को तो आप नॉर्मल फिजिकल मेथड से छान के या कैसे भी करके कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स जो होते हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं, बट कंपाउंड में प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिक्सचर में 2 एलिमेंट्स मिलते हैं मगर उनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी रह सकते हैं वो, बट कंपाउंड पे वो दोनों मिलके अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल बदल लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल मेथड से चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग, मतलब मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही मिक्सचर को आप लोग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है मैटर। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, पूरे चैप्टर की समरी टाइप आपको मिल जाती है यहाँ पर। मैटर जो है वो 3 टाइप्स में हम लोग पढ़ते हैं। वैसे तो 5 फॉर्म्स होती है मैटर की, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, बट इसमें हम 3 ही पढ़ते हैं। मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। एक होता है, अब मैटर 2 तरीके की हो सकती है, या तो बिल्कुल प्योर होगी या फिर उसके मिक्सचर्स की फॉर्म में आपको मिलेगी। इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है, प्योर में फिक्स कंपोजिशन होती है। अब एक एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट्स जो है, पहले इनको देख लेते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड को। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। हम लोग एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। आप इनको और सिंपल पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। कंपाउंड जैसे कि वाटर है, H2O, आप इसको ब्रेक
कर सकते हैं। इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है एंड कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से आप इनको तोड़ सकते हैं। एलिमेंट्स को आप लोग सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। अब मिक्सचर्स आते हैं, ये प्योर सब्सटेंस थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर्स की बात आती है तो होमोजीनस होता है मिक्सचर या फिर हेटेरोजीनस होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब पूरा बिल्कुल एक जैसा होता है थ्रू आउट, और ये एक जैसा नहीं होता, अलग अलग दिख जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप चीनी मिला दीजिए पानी में, पूरा एक जैसा हो जाएगा। पानी में आप नमक मिला दीजिए, सल्फर मिला दीजिए, ठीक है, कार्बन डाइसल्फेट में, पानी मिला दीजिए शराब में, अल्कोहल में, तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन के एग्जांपल है, एक जैसा हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म आप मिट्टी मिला दीजिए पानी में, सॉल्ट या फिर सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, पानी में नहीं मिलाई है, आप सैंड मिला दीजिए नमक में, है ना, अलग अलग दाने दिख जाएंगे आपको। और आप शुगर मिला दीजिए नमक में, या फिर आप वाटर मिला दीजिए पानी में, तो ये आपको बिल्कुल अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो ये हेटेरोजीनस होता है। अब हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको इसकी समरी वर्जन देखना है तो लर्नर बी नाम के चैनल से आप लोग देख लीजिए, वो हमारा पेरेंट चैनल है, उसमें काफ़ी कुछ कवर हमने किया हुआ है। बाकी सारे एसएसटी वगैरह, एसएसटी हो गया, आप लोग कहते रहते हैं एसएसटी कवर कर दो या इंग्लिश कवर कर दो, तो दूसरा चैनल है लर्नर बी के नाम से, उसमें इंग्लिश कंप्लीट है, एसएसटी की ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट है, हिस्ट्री के भी चैप्टर्स काफ़ी सारे कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है, इंग्लिश तो पूरी कंप्लीट है ही, तो वो आप देख सकते हो। साइंस यहाँ पर चल रही है हम लोग